हाँ पिंकी, दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। हाँ श्वेता, तो पिछली क्लास में हमने इसमें कुछ कुछ टीचिंग आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, स्टिक्स ऑफ टीचिंग, इंटेलेक्चुअलिज्म, टू टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल, पेडागोजिकल अप्रोच, एंड्रागोजिकल अप्रोच, थ्री मोड्स, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्सिव, सिलेबस एंड कैरिकुलम, यहाँ से करना है, यहाँ से आगे। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सिलेबस एंड करिकुलम, इसमें क्या डिफरेंस है? इतनी तेज माइक की आवाज आ रही है तुमको, वहां सुनाई दे रहा है? हमें यहाँ नहीं ठीक से सुनाई दे रहा है। हेलो हेमा संगीता। सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस है? सिलेबस को कहते हैं पाठ्यक्रम, करिकुलम को कहते हैं पाठ्यचर्या। सिलेबस डिस्क्राइब करने के लिए होता है, पाठ्यचर्या निर्देश देने के लिए होता है कि कैसे पढ़ाया जाए। पाठ्यचर्या पूरे कोर्स के लिए होता है, सिलेबस के सब्जेक्ट के लिए होता है। सिलेबस परीक्षा बोर्ड को डिसाइड करता है कि कौन सी परीक्षा कितने से आएगी, और पाठ्यचर्या वाइड होता है, इसको सरकार या उच्च शिक्षा संस्थान डिसाइड करते हैं। सिलेबस सिर्फ 1 साल का होता है, पाठ्यचर्या कोर्स की समाप्ति तक रहता है। सिलेबस अलग अलग टीचर्स के लिए अलग अलग हो सकता है, करिकुलम सभी टीचर्स के लिए एक जैसे होता है। ये डिफरेंस, जैसे आपने एमए किया होगा, मास्टर्स मास्टर्स में मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ी है। हिस्ट्री में सिलेबस कहाँ कहाँ से आएगा, ये सारा डिटेल में लिखा होता है। यहाँ पे हिस्ट्री एक कोर्स है, लेकिन हिस्ट्री में ही कई एस्पेक्ट होंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट। ये हिस्ट्री एक पूरा का पूरा कोर्स है, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ये सब्जेक्ट्स। तो ये दोनों में डिफरेंस। सिलेबस में आपका इंटरनल असेसमेंट, करिकुलम में इंटरनल असेसमेंट भी आता है, सिलेबस में सिर्फ बुकिश नॉलेज आती है। एग्जाम सिर्फ बुकिश नॉलेज का होता है, लेकिन करिकुलम का असेसमेंट कंप्लीट आपका इंटरनल असेसमेंट जोड़ करके नंबर आपको दिया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एजुकेशनल एटमॉस्फेयर, एजुकेशन के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। सबसे पहली बात कि एजुकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस, गतिशील। गतिशील का मतलब होता है कि इसमें परिवर्तन हमेशा ही होगा, और एजुकेशन हमेशा विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। ये कारक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी, ये सब एस्पेक्ट एजुकेशन को प्रभावित करते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं एजुकेशन में जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वेरिएबल्स 3 तरह के होते हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो प्रभावित होता है, हाँ पीडीएफ में सब है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो प्रभावित करता है। एक प्रश्न है ये, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्रों के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? स्पेसिफिक, ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल या सभी? वेरिएबल को समझने के लिए एक पिक्चर है। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक माँ है जो अपने बेटे को प्यार करती है। इस चित्र के माध्यम से हम वेरिएबल को समझेंगे। माँ बेटे को प्यार कर रही है तो बेटा खुश हो रहा है ना, किड इज हैप्पी, और मदर इसको प्यार कर रही है। जितना ज्यादा वो प्यार करेगी उतना ज्यादा उसका हैप्पीनेस बढ़ेगा। अगर ये प्यार करने की बजाय इसको डांटने लगे, प्यार ना करे, तो इसका हैप्पीनेस कम होगा। यानी हिज हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन लव ऑफ द मदर। मदर के लव से, मदर के अफेक्शन से, मदर के एक्टिविटी से इसके हैप्पीनेस का डायरेक्ट कनेक्शन है। इसका मतलब है कि इसका जो इसकी खुशी है बच्चे की, वो माँ के प्यार पे निर्भर करती है। तो ये जो हैप्पीनेस है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो लव है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। As far as love increases, happiness also increases. As far as love decreases, happiness decreases. यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। बढ़ोतरी घटोतरी प्रेम में होती है, फॉलो करती है इसकी खुशी। छोटे बच्चे को प्रेम की भाषा समझ में आती है, हिंदी इंग्लिश उर्दू नहीं आती, भावना की भाषा आती है। इसी तरह से जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, एक दूसरे के ऊपर अन्योन्य आश्रित होते हैं। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। घर में जैसे आपके पंखा लगा है, एसी लगा है, स्विच लगा है, एसी का रिमोट। अब हमारे सामने यहाँ एसी लगा है, इधर एसी का रिमोट रखा है। इस रिमोट में टेम्परेचर सेट करने का बटन है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एसी का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो घटेगा। तो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके साथ हम कुछ कर सकते हैं, स्वतंत्र है। एसी के घटने बढ़ने से ये नहीं घटेगा बढ़ेगा, इसके घटने बढ़ने से एसी घटेगी बढ़ेगी। हाँ, चाइल्ड, द हैप्पीनेस ऑफ चाइल्ड इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अफेक्शन ऑफ मदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देख सकते हैं, जितना आप परिश्रम करेंगे सफलता उतनी आपको मिलेगी। परिश्रम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सफलता इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना? ऐसे जिंदगी में लगभग सारी चीजों में ये लागू होता है। तो इसी तरह से एजुकेशन में भी, एजुकेशन में अगर हम देखेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचर, और डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट। स्टूडेंट पूरी तरह से अपने टीचर पे निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? ऐसा नहीं कि स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट को खाना खाने को दे रहा है, ऐसे निर्भर करता है कि टीचर की अगर क्वालिटी है तो स्टूडेंट की लाइफ या सक्सेस रेट को बढ़ा देगी। टीचर के अंदर अगर प्रस्तुतिकरण की क्षमता है तो स्टूडेंट सारी बात को समझ जाएगा। टीचर अगर सहृदय है तो स्टूडेंट को एक अच्छा इंसान बना देगा। उल्टा भी ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करके जो लोग टीचर बन गया, क्वालिटी कोई जरूरी नहीं क्वालिटी होगी कि नहीं होगी। ऐसे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिटी नहीं होता है। क्योंकि एग्जाम में समथिंग अबाउट रट्टाफिकेशन, रट रुट के मार लिया, टिक लगा, टिक ही लगाना है। 1 लाख टिक में 2 टिक तो ऐसे जरूर हो जाते हैं 2 एस्पिरेंट के जो टेक्निकली करेक्ट होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता, उनका सिलेक्शन हो जाता। टीचर बन गए लेकिन उनके अंदर योग्यता नहीं है, वो योग्य नहीं है, तो जिन छात्रों को पढ़ाएंगे उनका नसीब फूटा है। टीचर बन गए, उनके अंदर प्रस्तुतिकरण की क्षमता नहीं है, तो जिन छात्रों को पढ़ाएंगे वो
गोबर गणेश हो गए। हालांकि सेम सैलरी उनको भी मिल रही है जो योग्य है, सेम सैलरी मिल रही है जो अयोग्य है, दोनों को सेम सैलरी मिल रही है। शिक्षक अगर अच्छा इंसान नहीं है, उसके अंदर अच्छे वैल्यूज नहीं है, हृदय से अच्छा नहीं है, तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हो सकते हैं जो पढ़ाने के नाम पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, हमारे भी जीवन में ऐसे टीचर मिले हैं जो आता जाता कुछ नहीं, फ्रस्ट्रेशन निकालते, बच्चों को डांटना, परेशान करना, ह्यूमिलिएट करना, क्योंकि उनके हाथ में पावर है। अब ऐसे टीचर जो फ्रस्ट्रेटिंग हो, वो स्टूडेंट के अंदर फ्रस्ट्रेशन ला सकता है। ऐसे टीचर जो सहृदय हो, वो स्टूडेंट के अंदर सहृदयता का विकास कर सकता है। गुरु के पर ही निर्भर करता है छात्र का भविष्य, इसलिए टीचर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सभी कॉलेज में होते हैं ऐसे लोग। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट समझ में आ गया। ये रिसर्च में भी यही होता है। रिसर्च में एक वेरिएबल होता है जिस पर हम काम करते हैं, दूसरा वेरिएबल होता है जिस पर उसका प्रभाव होता है। जिस पर हम काम करते हैं वो इंडिपेंडेंट है, जिस पर प्रभाव होता है वो डिपेंडेंट। आइसक्रीम देख करके मुंह में पानी आ जाना, आइसक्रीम है इंडिपेंडेंट, मुंह है डिपेंडेंट। कोई खट्टी मिली खा रहा, आपके अगल बगल, आप कितने भी सोफिस्टिकेटेड हो, आपके मुंह में पानी आ ही जाएगा, क्योंकि ये चीजें इंटरकनेक्टेड। आ गया ना? हाँ, गोलगप्पा तो गोलगप्पा, लेकिन मैं यहाँ का चेक होता। अनारदाना में बहुत खा रहा हूँ आजकल, उधर रखे 2 डिब्बी खरीद के लाया हूँ। तीसरा वेरिएबल होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल कहते हैं हस्तक्षेपी चर। हस्तक्षेपी चर क्या होते हैं? टीचर और स्टूडेंट के अलावा जो वेरिएबल होते हैं, क्या क्या होते हैं? जैसे सिलेबस, करिकुलम, टीचिंग मेथड, टीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्ट्रेटजीज, ये हस्तक्षेपी चर। ये क्वालिटी को इंक्रीज कर देती है, डिक्रीज कर देती है, इनके साथ डायरेक्टली नहीं कुछ किया जा सकता। हाँ, टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स भी आएंगे। तो टीचर, स्टूडेंट और ये इंटरवीनिंग वेरिएबल, ये तीनों मिलकर के टीचिंग प्रोसेस को कंप्लीट बनाते हैं। जैसे डॉक्टर है, किसी का इलाज करता है तो पहले रोग का पहचान करता है, धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट करता है, बाद में उसको ऑब्जर्व करता है। इसी तरह से टीचर का भी काम है। समझ गए? तो ये तीनों चर समझ में आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण के वातावरण के संदर्भ में सही है? शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है, छात्र आश्रित चर है, दोनों मध्यवर्ती चर है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन ही आंसर दिखा होगा। अब टीचिंग के प्रकार क्या होते हैं? टीचर और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। सबसे पहली बात कि एक व्यवस्था होती है ऑटोक्रेसी। इसमें जो टीचर है वो तानाशाह है, ऑटोक्रेट। शिक्षक की बात को बिना तर्क के भी स्वीकार करना पड़ता है स्टूडेंट को।
प्राइमरी स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो ऐसे ही वातावरण में पढ़ते थे। दूसरी स्थिति होती है डेमोक्रेटिक। इसमें टीचर और स्टूडेंट के मध्य एक लोकतांत्रिक वातावरण था, जैसे अकेडमी में होता है। यहाँ आप कुछ भी पूछ सकते हैं और कोई कुछ भी बता सकता है। इसमें दोनों को एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना होता है। किसी भी प्रकार का भय नहीं होता कि गुरुजी क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, कहीं मैं नजरों में गिर तो नहीं गया, काइंड ऑफ। तीसरी स्थिति होती है लेजस फेयर। हस्तक्षेप रहित। यहाँ टीचर एक फ्रेंड हो जाता है और ये सबसे बेहतरीन टीचिंग स्टाइल मानी जाती है। तो ये तीन प्रकार के एटमोसफियर होते हैं पॉलिटिकल लेवल पे। आपके एग्जाम में वेरिएबल्स के आधार पर टीचिंग को कैसे डिवाइड किया जाता है ये भी आता है। तो वेरिएबल्स के विभिन्न कार्य होते हैं: डायग्नोस्टिक फंक्शन, इवेल्युएटिव फंक्शन, प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन। ये क्या क्या होते हैं? निदानात्मक क्रिया, मूल्यांकन क्रिया और उपचारात्मक क्रिया। सबसे पहले निदानात्मक क्रिया ये क्या होती है? यह क्रिया इस मान्यता पर आधारित है कि हर एक छात्र यूनिक है। तो हर एक छात्र को यूनिक समझ के पढ़ाना होता है। प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन यानी उपचारात्मक क्रिया, ये इसके बाद आती है। डायग्नोसिस से छात्रों को कई कमियां शिक्षक के सामने आती हैं। इसमें ये प्रयास किया जाता है कि कैसे इन कमियों को रिजॉल्व किया जाए। हाउ टू रिजॉल्व। सभी को वॉइस नहीं आ रही क्लियर? तुम्हारा नेटवर्क इशू है संतोष, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब बताओ, अभी क्लियर है? तो जो भी कमियां हैं इनको रिजॉल्व कैसे करेगा शिक्षक, ये होता है प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है इवेल्युएशन, मूल्यांकन। यहां देखा जाता है कि छात्रों के आचार व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं, और इसका मूल्यांकन किया जाता है। ये बात समझ में आ गया? ये डायग्नोस्टिक, इवेल्युएटिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव क्या है? निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना है? स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है? एक शैक्षणिक संस्थान के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश। शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना शोध प्रबंधन। शिक्षा के स्तर को क्वालिफाई करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम को रखना। पाठ्यक्रम, शिक्षण, अनुदेश और अधिगम, ये शब्द बार बार आपके सामने आएंगे। पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस। अनुदेश का
मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। ये चारों अलग अलग चीजें हैं, हालांकि सामान्यतः इनमें चारों को हम एक ही चीज मानते हैं, लेकिन एक ही नहीं है। जैसे टीचिंग, टीचिंग है म्यूचुअल इंस्ट्रक्शन, ज्ञान को देने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। टीचिंग का इंटीग्रल पार्ट है इंस्ट्रक्शन। और टीचिंग से विकास होता है ज्ञानात्मक क्रियाओं का और क्रियात्मक पहलुओं का, नॉलेज एंड एक्शन, इन दोनों का डेवलपमेंट होता है। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन देना, अनुदेश देना, ये परस्पर नहीं है, ये टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को दिया जाता है निर्देश। लर्निंग जो आप ग्रहण करते हो, लर्निंग है टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन का आउटकम। लर्निंग के लिए टीचिंग और इंस्ट्रक्शन जरूरी तो है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। आवश्यक नहीं है। बिना टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन के भी लर्निंग हो जाएगा। जिंदगी हमें बहुत सारी चीजें पढ़ा सिखा देती है, अनुभव सिखा देते हैं, हमारा जीवन सिखा देता है, लेकिन वहां पे कोई ना टीचिंग है ना कोई इंस्ट्रक्शन है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग एंड सिलेबस। समझ गए? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बेंजामिन एस ब्लूम, स्किनर, कार्थवेल, सिम्पसन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, नॉलेज, एनालिसिस। पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है। पहले से आपने जो सीखा है उसका जो उपयोग करोगे, प्रयोग करोगे, तभी तो पता चलेगा आपने क्या सीखा है। अब ये डिबेट होती है कि टीचिंग इज आर्ट और साइंस और बोथ। टीचिंग क्या है? कला है, विज्ञान है, या कि दोनों है? अगर दोनों है तो कैसे है? तो वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो टीचिंग में साइंस के हैं, वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो टीचिंग में आर्ट्स के? पहली तो बात, टीचिंग अगर सिस्टमेटिक नहीं है तो वो टीचिंग नहीं है। और सिस्टम साइंस का एट्रीब्यूट।
टीचिंग में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, ये दोनों आते हैं। टीचिंग में कॉज और इफेक्ट, इनका रिलेशनशिप होता है। टीचिंग के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, और टीचिंग में भविष्य में जो भी घटनाएं होती हैं उनका पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो ये तो साइंस के लक्षण है जो टीचिंग में होते हैं। टीचिंग में कला के लक्षण क्या है? ज्ञान तब तक ज्ञान नहीं है जब तक वो मीनिंगफुल ना हो। ये मीनिंग कला से आती है। कला बताती है कि टीचिंग का मेथड क्या होना चाहिए। विज्ञान बताता है हाउ, और कला बताती है विच मेथोडोलॉजी। टीचिंग एक मैकेनिकल वे में तो सभी के लिए समान है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विषय को अपने तरीके से ही पढ़ाते हैं, जो कि कला का गुणधर्म है। तो ये मैकेनिकल होने के साथ साथ नॉन मैकेनिकल भी है। इसमें वैल्यूज हैं टीचिंग में, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये कला के लक्षण है। शिक्षण की ट्रेनिंग तो विज्ञान है, लेकिन अभिव्यक्ति कला है। ट्रेनिंग सबकी एक जैसी होगी, लेकिन अभिव्यक्तियां सबकी अलग अलग। टीचिंग बहुत कुछ निर्भर करता है आपके जन्म पर, बाय बर्थ। बाय बर्थ आप जो गुण लेकर के आते हैं वो टीचिंग में समा जाता है। अगर आप बाय बर्थ टीचर नहीं है तो मैकेनिकली आपको टीचर नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्ट भी है और साइंस भी है, दोनों। हाँ, अभिव्यक्ति मीन्स प्रेजेंटेशन या बोलना या मैनिफेस्टेशन। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? संश्लेषण, विश्लेषण, धारणा, मूल्यांकन। इवेल्युएशन, नॉलेज कितना हुआ इससे पता चलेगा, और ये अंतिम है। बाय बर्थ ये गुणवत्ता टीचर में होती है। शिक्षक बनना प्रशिक्षण के द्वारा तब तक नहीं हो सकता, प्रशिक्षु सिर्फ उसमें धार दे सकती है। अभिव्यक्ति की क्षमता ये बाय बर्थ होती है, जैसे गाने की क्षमता बाय बर्थ होती है। जो अच्छा सिंगर नहीं है उसको ट्रेनिंग देकर के आप अच्छा सिंगर नहीं बना सकते। जिसके अंदर वो गुर नहीं है, वो किंक नहीं है गाने की, सुर लय ताल की पहचान, ये सब बाय बर्थ होती है। ये प्रतिभा की बात है। शिक्षक होना एक प्रतिभा है। प्रतिभा को अगर बीज रूप में आपके अंदर है तो विकसित किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रतिभा है ही नहीं तो विकसित नहीं किया जा सकता। हाँ, शिक्षक पैदाइशी होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग में निर्देश दिया जाता है। इन निर्देशों को दो तरीके से वर्गीकृत किया गया। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को, एक होता है ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, दूसरा है गैगने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन। ब्लूम का वर्गीकरण और गैगने और ब्रिग्स का वर्गीकरण। ब्लूम्स वर्गीकरण कहते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी। इसको हम पढ़ेंगे, ये क्या है। ब्लूम कहते हैं कि टीचिंग को 3H में डिवाइड किया जा सकता है। ब्लूम एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं। 1956 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। तो इन्होंने बोला कि जो अनुदेश है, इंस्ट्रक्शन है, उनके 3 भाग।
इन्हें 3H भी कहते हैं। हेड, हेड का संबंध है ज्ञान से। हार्ट, हार्ट का संबंध है भाव से, भावना से। और हैंड, हैंड का संबंध है कार्य से। तो इंस्ट्रक्शन पहले हेड में जाता है, फिर वो हमारी भावना बनता है, फिर उससे हम कार्य। इसी तरह से 3 क्षेत्र हैं हमारे अंदर, हर एक लर्नर के अंदर, हर एक टीचर के अंदर। ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और साइकोमोटर डोमेन। जो हेड से संबंधित क्षेत्र है, मान लो ये हेड से संबंधित क्षेत्र है, इसको कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? रिकॉग्निशन शब्द आपने सुना होगा। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। कॉग्निशन का मतलब होता है भीतर पहचान, भीतरी पहचान। रिकॉग्निशन बाहरी पहचान है, कॉग्निशन होता है भीतरी पहचान। दूसरा है हार्ट, ये भावनात्मक क्षेत्र से डील करता है, संज्ञानात्मक हिंदी में कहते हैं। ये जो डोमेन है इसको कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। यानी भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। और लास्ट वाला है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन यानी हमारी इच्छा है कि हमको यहाँ खुजली हो रही है सर पे, तो हमारे मन में पहले कॉग्निटिव डोमेन में आता है कि यहाँ पे खुजली हो रही है। फिर इस चीज की पहचान में करता हूँ और इच्छा करता हूँ, अपने हाथों को उठाता हूँ, हाथ उठा करके यहाँ पे खुजला देता है। तो ये है साइकोमोटर डोमेन। जैसे ही अंतःप्रेरणा हो वैसा ही आपके अंग संचालित हो जाते हैं। जैसी अंतःप्रेरणा हो वैसे आपका मन संचालित हो जाता है। जैसी अंतःप्रेरणा हो वैसा आपका भाव संचालित हो जाता है। जो पैरालाइज होता है, पैरालिसिस जिनको हो गया है, उनका ये साइकोमोटर डोमेन खराब हो जाता है। अब एक एक करके हम बात करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन को बड़े ही साधारण शब्दों में कहें तो इनको कह सकते हैं बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्ट। इस इंटेलेक्ट को 6 स्तरों पर डिवाइड किया जा सकता है। वो 6 स्तर क्या है? पहला है नॉलेज, ज्ञान। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा अभिषेक, ये तो बड़ा दुखद है। कॉम्प्रिहेंशन। होम्योपैथी ट्राई किया तुमने अभिषेक? होम्योपैथी में एक दवा आती है ओपीएम 200। मेरे कहने से मत ले लेना, लेकिन एक बार होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करना, इसको नोट कर लो, ओपीएम 200। ये इसको ठीक करती है। नहीं, आप एलोपैथी ले रहे होगे ना? एलोपैथी में बहुत गहरी मेडिसिन नहीं है, और खासकर साइकोमोटर की मेडिसिन तो बिल्कुल नहीं। एक बार होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए और बोलिए कि हमारे सर उन्होंने ओपीएम 200 बताया, क्या ये काम करती है? तो उनसे बात करके देखो, अच्छा डॉक्टर हो। नॉलेज का मतलब है कि पीछे आवाज आ रही है मेरी, हेलो हेलो। हाँ, आपके मन में, वेरी गुड। पीछे जो आवाज आ रही है इसका मुझे नॉलेज हुआ है। आवाज मेरे कानों में हुई, इंद्रियों में बढ़ी और दिमाग में गया और नॉलेज हो गया कि हाँ पीछे से कुछ डिस्टर्बेंस है। कॉम्प्रिहेंशन में की स्थिति में क्या है कि पीछे हमारे कोई फंक्शन हो रहा है और वो अपना भोंपू लगाए हुए छत पर, और ड्यू टू दैट फंक्शन फॉर द टेम्पोररी, फॉर फॉर इवनिंग, वो हलो हलो करके ध्वनि प्रदूषण फैलाएंगे। दैट इज द कॉम्प्रिहेंशन, इसको कहते हैं बोट। ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है एप्लीकेशन। अब कॉम्प्रिहेंशन मुझे हो गया कि क्यों हो रहा है, एप्लीकेशन में जाके उनसे कहूंगा भाई साहब ऐसा थोड़ा सा स्लो कर लो आवाज, मैं पढ़ा रहा हूँ। जो ज्ञान हमारे भीतर हुआ कि इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, इसको मूर्त रूप दूंगा मैं, व्यवहारिक रूप में लाऊंगा। दैट इज एप्लीकेशन। इसके बाद उसने किया कि नहीं किया, क्योंकि फिर थोड़ी बहुत आवाज आ रही है,
तो मैं करूंगा एनालिसिस, विश्लेषण। लगता है किया नहीं, या थोड़ी देर के लिए कम करके फिर से तेज कर दिया। की फर्क पंजाबी में कहते हैं, तो की फर्क पैंदा है, ये छड़ो परे, ये दसो। फिर मैं एनालिसिस करूंगा, ये लग रहा है कि उसने किया नहीं, या बंद कर दिया, तो फिर मैं एनालिसिस करूंगा कि वो लग रहा है उसने कर दिया। नहीं, डायरेक्ट दवा मत दे देना, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस एक बार कंसल्ट करना जरूर। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बस एक लाइन आपका पढ़ा, उसके आधार पे मैंने बता दिया, लेकिन कॉम्प्लिकेशन में और भी चीजें हो सकती हैं जो मैं जानता नहीं। और अंतिम है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कई चीजों को सोच विचार करके एक समग्र सोच विकसित करना। तो मैं सिंथेसाइज करूंगा कि चलो थोड़ी देर के लिए है, कोई बात नहीं, बजा लेगा, क्लास चल ही रहा है, ऐसा नहीं है, ये है वो है, झगड़ा करने से क्या फायदा, दोबारा फिर जाऊंगा, पड़ोसी ही है, कल को मेरे घर में बम फेंक दे, कल को डिस्टर्ब करे, पड़ोसियों से बना के रखना चाहिए, हजार चीजें। और इसके बाद फिर मैं कहूंगा इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, कि क्या सब कुछ ठीक ठाक हुआ। तो ये है कॉग्निटिव डोमेन। ये मैंने एक उदाहरण के स्वरूप बताया, जैसे कि मैं आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, तो पहले मैं आपको प्राइमा फेसिया नॉलेज दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ के आप समझ भी जा रहे हो, तो ये है कॉम्प्रिहेंशन। फिर समझ करके आप इसको अपने जीवन में भी उतार रहे हो, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, ये है एप्लीकेशन। उसके बाद आप सोच रहे हैं इसके बारे में कुछ और, थोड़ा आगे की सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, एनालिसिस। इसके बाद होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब चीजों को जोड़ करके। एनालिसिस और सिंथेसिस में क्या अंतर है? एनालिसिस का मतलब चीजों को टुकड़े 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 करके अध्ययन करना, सिंथेसिस यानी सभी को जोड़ करके अध्ययन करना, टुकड़ों में नहीं। और इवेल्युएशन का मतलब होता है ओवरऑल क्या रिजल्ट आया। जीआरएफ क्वालिफाई कर गए तो पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो ये सब है कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित। कॉग्निटिव डोमेन समझ गया? इसके बाद आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है जो आपका भाव बन जाता है। आप भाव को कहते हैं एटीट्यूड, प्रेरणा, मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन, मूल्य, वैल्यूज। ये विचार से, नॉलेज से थोड़ा गहरा है, समझ में गहरा है। एक मैं फिल्म देख, एक मैं वो एक बड़ा अच्छा वेब सीरीज आ रहा है, गुल्लक। गुल्लक आता है सोनी लिव पर। उसमें दो भाई हैं, एक भाई है छोटा वाला, बड़ा भाई है छोटा भाई। छोटी सी फैमिली की कहानी है, हस्बैंड है, भाई गरीब घर है, पिताजी उसके बिजली विभाग में क्लर्क हैं। तो बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है। तो बड़े बेटे को पढ़ाई लिखाई से मतलब है, छोटा बेटा परिवार है, वही एक भविष्य। हाँ अभिषेक। तो छोटा परिवार कोचों कोच मचाए हुए, कोचता रहता है। बड़े को कहता है पढ़, तुझे एसएससी क्लियर करना है, छोटे को कहता है पढ़, तुझे बोर्ड का एग्जाम है। छोटा तो छोटा डर के पढ़ता है, बड़ा थोड़ा बड़ा है, उसको सोशलाइज है, नेताओं के साथ, दोस्तों के साथ, ये साथ वो साथ, पढ़ाई के अलावा बाकी सारा काम करता है, सिगरेट भी मार देता है जाके। तो वो बड़ा सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा है, छोटे को वो भी कोसता रहता है, तो पढ़, तो पढ़। और छोटा बेचारा पढ़ पढ़ के बोर्ड में टॉप कर जाता है, और बड़े का एसएससी फेल हो जाता है। जिस दिन बोर्ड का एग्जाम रहता है, बड़ा वाला किसी नेताजी के यहाँ जाकर के वहाँ पे जगराता वगैरह कराते होते हैं, सबको चाय पानी पहुंचाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पहुंचाते हैं, नेताजी के राइट हैंड बने रहते हैं, इस उम्मीद में कि नेताजी कल को सेट होंगे तो मुझे भी कहीं सेट कर देंगे, जैसे एमसी दिलवा देंगे, जैसे एमसी दिलवा देंगे, कुछ ठेका दिलवा देंगे, ठेकेदारी करेंगे। तो बोर्ड वो क्रिकेट मैच आ रहा होता है, इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल। छोटे वाले की भी बड़ी क्रिकेट की रुचि है, तो दौड़ के जाके छुप के जाके देखता है जहाँ पे वीडियो लगा हुआ है। बड़ा वाला उसको घर आके प्रताड़ित करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेरा एग्जाम है, ये है वो है। खैर बोर्ड का रिजल्ट आता है, बड़ा छोटा बेटा टॉप कर गया है, बड़ा बेटा फेल कर गया है। बड़ा बेटा नेताजी के पास भी जाता है, मुझे गैस एलपीजी का वो दे दो, कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तो नेताजी मार के भगाते भगा ऐसे, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है। दोनों आते हैं, मिलते हैं। तो बड़े बेटे को समझ में आता है कि मैं भी तेरी तरह अगर मेहनत किया होता ना, मेहनत तो मैंने खूब किया, लेकिन गलत जगह किया, सही जगह किया होता उसका सही परिणाम होता, और आज मेरा भी परिवार गौरवान्वित होता मेरे ऊपर। माता पिता जो कह रहे हैं उसको बार बार कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उसके कॉग्निटिव डोमेन में तो है, लेकिन इफेक्टिव डोमेन में वो बात नहीं गई। जब उसका छोटा भाई अच्छे नंबर ला दिया, तब उसको रियलाइज हुआ, जब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मुझसे गलती हुई, तो वो नॉलेज चला गया इफेक्टिव डोमेन में। अब उसका सेल्फ रियलाइजेशन, अब उसको कहना नहीं पड़ेगा कि तुम पढ़ो, फिर वो पढ़ना शुरू करता है, और वो एसएससी क्लियर कर लेता है, और एक ऑफिसर बन जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिव डोमेन एंड इफेक्टिव डोमेन। समझ गए? जो एटीट्यूड बन जाए, प्रेरणा बन जाए। अब अनअकैडमी में इतने अच्छे बच्चे क्यों हैं? उसका रीजन है,
अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपने लिया है बिकॉज दैट यू आर इन अफेक्टिव डोमेन, नॉट इन द कॉग्निटिव डोमेन। पैसे लगाए हैं 10,000, 20,000, 8,000, 10,000, जो भी जिसका है, सब्सक्रिप्शन लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमको करना ही करना है। दैट्स व्हाई दे आर वेरी सीरियस अबाउट। मैं देखता हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहाँ देखता हूँ गधे कोई सर खुजला रहा है, कोई चोटी नचा रही है, कोई मेकअप कर रही है लड़की, कोई दूसरे का सूट नहीं हार रही, कोई ख्वाबों ख्यालों में खोई है, कोई मेले में है, फिजिकली यहाँ है, मेला देख रही है, कोई इंस्टाग्राम पे बना रही है, फोटो लगा रही है, फोटो खिंचवा रही है, कोई ऐसे ऐसे करती रहती है, टीचर आए गुड मॉर्निंग सर, फिर ऐसे ऐसे शुरू कर देती है। मैं समझ रहा हूँ इसको इंस्टाग्राम नाम की बीमारी हो गई है। तो ये आप लोगों में नहीं है। यू आर वेरी सिंसियर बिकॉज वो जो जिम्मेदारी का एहसास है वो आपके इफेक्टिव डोमेन में। कुछ करना है हमें, 10,000 रुपया दिया, 20,000 रुपया दिया, किसी काम करी, मिट्टी हो जाएगा, पानी बच जाएगा। ये दूसरा लेवल है, ये ब्लूम्स बताते हैं, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें 4 स्टेप है ब्लूम्स, इनकी चारों स्टेप की बात करते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं? पहला रिसीविंग, रिसीव करना शुरू कर देते हो, टीचर जो कहता है उसको रिसीव कर रहे हो, अवॉइड नहीं कर रहे हो। दूसरा रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, पीली पीली स्माइलीज बना के भेजते हो, किसी में दोनों आंखें बंद है, किसी में दोनों आंखें खुली हैं, ये रिस्पॉन्डिंग। किसी में अंगूठा बना देते हो, कोई तो बम भी फोड़ देता है। रिस्पॉन्डिंग का मतलब है कि यू आर इन सिंक्रोनाइजेशन, मैं जो कह रहा हूं वो सुन रहे हैं और उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर वैल्यूइंग, वैल्यूइंग का मतलब आकलन। आप कॉन्शियस हो कि आप क्या सीख रहे हो, बताते हो ऐसा सर दूसरे वाले पे करो, इस पे छोटा दिख रहा है, शोर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। एक है बेचारा 3 बार से कह चुका कि मैं जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग देख लूंगा, लेकिन जा नहीं रहा है। हर 10 मिनट में मैसेज करता है, जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग देख लूंगा, नेटवर्क नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी थोड़ी देर में मैसेज कर, वो समझ आकलन कर रहा है कि चला जाऊंगा तो मेरा ही लॉस है। चौथा है ऑर्गेनाइजिंग, संयोजित करना, ऑर्गेनाइज करना। जो सीख रहे हैं उसको कितने लोग नोट कर रहे होंगे? हाँ, वो जेंडर भी भूल जा रहा है, हो सकता है 2 लोग हों उस आईडी से। ऑर्गेनाइज करना, कभी कभी तो इतना ऑर्गेनाइज कर देते हो कि हमको ही बता देते हो, आईना दिखा देते हो, सर अभी आपने तो वो बोला था, अभी तो आप ये बोल रहे हो, अभी तो आपने कहा था कि वायु पुराण में बुद्ध को विष्णु अवतार कहा गया है, अभी आप बोल रहे हो भागवत पुराण में विष्णु को वायु अवतार, बुद्ध को ये अवतार कहा गया है, ड्यू टू ऑर्गेनाइजिंग। और 5वां है कैरेक्टराइजेशन, निरूपण। अब ये काजल कह रही है सर आपकी क्लास स्किप करने का मन ही नहीं करता, क्यों नहीं करता? बिकॉज इनको कैरेक्टराइजेशन इन्होंने कर लिया, इनको पता है कि जो सर बताएंगे सही ही बताएंगे, गलत तो बोल ही नहीं सकते। हरिश्चंद्र के बाद ही दूसरे आए धरती, कल्पों कल्पों बाद एक चरित्र निरूपण हो गया मेरे अंदर, या जो विषय वस्तु पढ़ाते हैं उसके अंदर। तो ये 5 लक्षण होते हैं इफेक्टिव डोमेन के, ये लक्षण होते हैं कॉग्निटिव डोमेन के, ये 5 होते हैं इफेक्टिव डोमेन। तो ये समझ में आ गया। पहला रिसीविंग, दूसरा ये सब दिया हुआ है, ये सब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लिखने वाला सब दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 डोमेन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, और ये सब लाइन से सब एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, तो वो ज्यादा लिखने पढ़ने के चक्कर में समझ लो पहले, जो मैं पढ़ाऊंगा वो अक्षरशः दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा आता है साइकोमोटर डोमेन, मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो आपने कौशल ग्रहण कर लिया, तकनीकी कौशल को का एक्विजिशन कर लिया, इसके बाद इसकी क्या प्रक्रिया होती है? तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे एक है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है प्रतिरूपता। इफेक्टिव का चार्ट ये है, आग्रहण रिसीविंग, सुनने की इच्छा, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्डिंग, सहभागिता, आकलन वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजेशन। अब थर्ड है साइकोमोटर। जो आपने जाना है ना उसको आपके आचरण में आ जाना, आपकी क्रिया में आ जाना। वाह फूल चंद वाह, तुम्हारा जिस दिन फूल खिलेगा उसमें चांद भी चमकेगा।
साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है आचरण में आ जाना। ज्ञान तब तक परिपूर्ण नहीं है जब तक वो आपके आचरण में नहीं आता। ज्ञान तभी परिपूर्ण है जब वो आपके आचरण में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को हमने कहा है आचार्य। आचार्य का मतलब होता है ज्ञान जिसके आचरण में आ गया। वेरी गुड काजल। सूर्य चंद्रमुखी भी हो सकता है। तो साइकोमोटर डोमेन कहता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है प्रतिरूपता। किसी टीचर के कहे हुए को अपनाना। टीचर जो कह रहा है उसको अपनाना, यह है इमिटेशन। दूसरा है मैनिपुलेशन। जैसे फूलचंद ने अपना लिया, काजल ने अपना लिया है। हॉस्पिटल में तुम हो, क्या हो गया तुमको? वेरी गुड अभिषेक, वो तो मैं जानता हूँ, मैं तुमको देखा। तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इमिटेशन का। मैनिपुलेशन का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना। मशीनरी उपकरण वगैरह के साथ प्रयोग करना। 103 फीवर है। नहीं नहीं, डॉक्टर को दिखाओ। हाँ रक्षा, तुम्हारा रुख कई दिनों से बदला नहीं। प्लेटलेट्स डाउन, प्लेटलेट चेक कराया। तीसरा है प्रिसीजन, डाउन होंगे। प्रिसीजन का मतलब होता है परिशुद्धता। एक ही कार्य को बार बार करने से उसमें एक्सपर्टीज आ जाती है, शुद्धता आ जाती है। कौन सा नया वायरस आ गया? नेक्स्ट है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का अर्थ होता है स्पष्ट अभिव्यक्ति। जैसे मैं जब आपको पढ़ाता हूँ ना, तो मैं बहुत ही आर्टिकुलेटेड वे में पढ़ाता हूँ। मेरी अभिव्यक्ति में कोई संशय नहीं होता। मतलब ये मतलब कि मतलब कि आपने जो एप्पल लिया, अच्छा चलो एप्पल छोड़ दो, सेब ले लो। अच्छा सेब एप्पल एक ही चीज होता होगा, तो खरबूजा ही ले लो। अच्छा अंगूर कैसा रहेगा? ये सब इधर उधर की बात नहीं, फिलर्स नहीं। क्लियर कट सुनो। वाह जी वाह, वेरी गुड पूजा। हाँ अंजू, ब्यूटी, पूजा, ये सभी लोग आई नो। अनमोल तो बिल्कुल है। स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन। और लास्ट है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन यानी प्रकृतिकरण। इसमें वो सारे स्किल सीख लिए जाते हैं और इनको सीखने के बाद इनको अडॉप्ट किया जाता है। लर्नर अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेता है, नई टेक्निक्स को डिजाइन करता है। यानी वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है उन स्किल्स में कि अपने हिसाब से वो चीजों करने लगता है। हाँ जी बिल्कुल, कल करा दो बात 12 बजे। पिंकी तुमको मैं कैसे बोल सकती हूँ? तुम ही हो क्या इस ब्यूटी के साथ इंस्टा पे हर फोटो में एक लड़की इसके साथ? हाँ श्वेता, मैं जानता हूँ। संज्ञा है। अंतिम में यस लगा देती तो संन्यास हो जाता। हाँ मिनी, सभी हो सभी हो। तो नेचुरलाइजेशन समझ गए। तो ये है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी।
कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। बाद में एक और ऑथर है, एंडरसन और कर्तूल। इन्होंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन लाया 2001 में। एंडरसन एंड कर्तूल। ब्लूम्स वर्गीकरण को थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया। इन्होंने कहा कि जो भी नॉलेज है ना वो सोचने का परिणाम है, और समझ एक शब्द है अंडरस्टैंडिंग, समझ को इन्होंने रिप्लेस किया बोध से। समझ और बोध में अंतर है। और संश्लेषण शब्द को इन्होंने रिप्लेस कर दिया सृजन से। अच्छा, वेरी गुड। तो एंडरसन और कर्तूल कहते हैं कि ज्ञान के 4 आयाम हैं। कौन कौन से आयाम? तथ्य, दूसरा विचार, तीसरा प्रतिक्रिया, चौथा मेटाकॉग्निशन। तथ्य, विचार, प्रतिक्रिया और मेटाकॉग्निशन। तथ्य क्या है? ये पेन है, दिस इज तथ्य। विचार क्या है? ये पेन है, प्लास्टिक का बना हुआ है, लिखता है। प्रतिक्रिया क्या है? इस पेन को लिखने लगना, पेन मिल गया, शुरू हो जाना लिखना। मेटाकॉग्निशन क्या है? किसी भी ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, इसका ज्ञान, यह है मेटाकॉग्निशन। जैसे काजल को पेन मिल गया, तो ब्यूटी ने पूछा कि तुमने पेन कैसे प्राप्त किया? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं रूम में गई, लाइट जलाया और बेड के बगल में स्टूल था, उस पर पेन रखा था, उस पेन को उठा लिया। काजल ने कहा वाह, ब्यूटी ने कहा वाह। अब मुझे भी जब भी पेन की जरूरत होगी तो मैं भी रूम में जाऊंगी, लाइट जलाऊंगी, स्टूल देखूंगी और स्टूल पे पेन होगा तो उठा लूंगी। काजल ने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं स्टूल पर ही हो, आप पेन को लेकर के अपने पास रख लीजिए प्रमाण। तो काजल ने कहा अच्छा, ये भी हो सकता है, पेन हम अपने पास भी रख सकते हैं। उन्होंने कहा लेकिन यहाँ पॉकेट होना चाहिए और आपको यहाँ पॉकेट है नहीं। तो बेटा ने कहा आप एक पर्स रखो, उसमें रखा करो। अच्छा, यहाँ पॉकेट नहीं होता? कहा नहीं, यहाँ नहीं होता। तो मेटाकॉग्निशन समझ में आ गया ना? ज्ञान कैसे हो, इस चीज का ज्ञान। तो ब्लूम्स, ये था टोटल ब्लूम्स टेक्सोनोमी। इसके बाद आता है गैगने एंड ब्रिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये कहते हैं कि ज्ञान के कुछ आयाम हैं, जैसे इंटेलेक्ट, दूसरा इंटेलेक्चुअल स्ट्रेटजीज, दूसरा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, ओरल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल, एटीट्यूड। ये सब मैं बता ही चुका हूं आपको। इसमें कुछ नया नहीं बताने को। टीचिंग के कुछ सूत्र हैं।
मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है? टीचिंग हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ गति करता है। इंटेलेक्ट यानी बौद्धिक ज्ञान, कॉग्निटिव यानी कॉग्निशन होता है बौद्धिक ज्ञान से थोड़ा सा गहरा, अंडरस्टैंडिंग समझ लो। ओरल इन्फॉर्मेशन यानी जो मैं आपको मौखिक सूचनाएं दे रहा हूँ। मोटर स्किल यानी मौखिक सूचनाओं को कैसे अमल में लाना है, साइकोमोटर कैसे उसको अप्लाई करना है। और एटीट्यूड यानी वो चीज़ आपकी और गहराई में कैसे चली गई, वैल्यू कैसे बन गई। ये मैंने पीछे वाले ब्लूम्स टेक्सोनोमी में बताया, टेक्सोनोमी में। तो ज्ञान हमेशा शिक्षक को सामान्य से शुरू करना चाहिए, जटिल की तरफ बढ़ना चाहिए। नॉलेज हमेशा नोन से अननोन की तरफ होता है। नॉन टू अननोन। छात्रों को पहले वो बताओ जो उनको जानकारी हो, बाद में अननोन को बताओ। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त मूर्त से अमूर्त। कंक्रीट का मतलब होता है जो दिखाई देता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता, जैसे कि विचार। फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट, यानी पहले स्पष्टता होती है, बाद में धीरे धीरे स्पष्टता आने लगती है। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, पहले उनके सामने विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, बाद में सामान्य सिद्धांत को स्थापित किया जाए। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, पहले छात्रों को वो पढ़ाया जाए जो उनके योग्यता और रुचि के अनुकूल हो, फिर तार्किक क्रम पे ध्यान दिया जाए। एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले विश्लेषण किया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बताया जाए, फिर सभी को इकट्ठे बताया जाए। होल टू पार्ट, पहले पूरी बात बता दो, फिर धीरे धीरे एक एक करके उनको बताओ। 9वां है फॉलो द नेचर, प्रकृति के करीब ज्ञान ज्यादा होता है। ट्रेनिंग द सेंसेस, इंद्रियों को प्रशिक्षित करना। तो ये था आपका आज का ज्ञान। यहां तक समझ में आ गया? तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ रात को 9 बजे वाले क्लास में, हिस्ट्री वाले क्लास में। उसको जरूर ज्वाइन करें, जिनको अपनी विद्वता पे बड़ा भरोसा है वो भी ज्वाइन करें, तो ये भ्रम टूट जाएगा। लीडर बोर्ड ये है: संजय फर्स्ट, अभिमन्यु सेकंड, कौशल थर्ड, शानवीर, उपचार, पूजा, जूही, फूलचंद, एक ही काजल। इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं।